हेलो एवरीवन। आज हम पूर्ति का नियम और पूर्ति के नियम के अपवाद के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। एक तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या है और दूसरा एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई है, वो कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम पूर्ति का अर्थ जानते हैं। हमें पता है कि पूर्ति जो होती है उसका संबंध विक्रेताओं से होता है। यानी कोई भी विक्रेता होता है वो जो होता है समय के एक निश्चित स्पान के अंदर, कि समय की एक अवधि निश्चित अवधि है। वो अवधि एक दिन हो सकता है, एक महीना हो सकता है, एक साल हो सकता है। तो समय की एक निश्चित अवधि में किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर जो मात्रा बेचने के लिए तैयार होता है उसे पूर्ति कहते हैं। यानी कोई भी विक्रेता जो होता है वो अलग अलग कीमतों पर अलग अलग वस्तु बेचना चाहता है। वस्तु की मात्रा जो होती है वो डिफरेंट रहती है। तो उस अवस्था के अंदर जब हम किसी वस्तु की अलग अलग कीमतों पर जो अलग अलग मात्रा दिखाती है, जो सप्लाई की जाती है, उसे हम जो पूर्ति कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप एक्स वस्तु की कीमत लेते हैं और इधर एक्स वस्तु की सप्लाई लेते हैं। तो यहाँ पर कीमत है 1, 2, 3 रुपये। 1 रुपये कीमत पर 10 वस्तुएं, 2 रुपये कीमत पर विक्रेता 15 वस्तुओं की सप्लाई करता है और 3 रुपये कीमत पर जो है विक्रेता 18 वस्तुएं बेचने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार एक निश्चित समय अवधि के अंदर अलग अलग कीमतों के ऊपर जो अलग अलग मात्रा बेची जाती है किसी भी वस्तु की या बेचने के लिए तैयार होता है, उसे हम वह वस्तु की पूर्ति कहते हैं। पूर्ति की परिभाषा थॉम्स के अनुसार वस्तुओं की पूर्ति वह मात्रा है जो एक निश्चित बाजार में एक निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर बिकने के लिए प्रस्तुत की जाती है। यानी कोई भी जो बाजार है उस बाजार के अंदर एक निश्चित समय अवधि में विभिन्न कीमतों पर कोई किसी भी वस्तु की जो मात्रा है वो बिकने के लिए प्रस्तुत की जाती है, उसे हम सप्लाई कहते हैं। अब पूर्ति का नियम। हमें पता है कि नियम जो होता है वो एक निश्चित संबंध के बारे में बताता है। तो जब हम पूर्ति के नियम की बात करते हैं तो पूर्ति के नियम से हमें जो है किसी भी वस्तु की कीमत है और उसकी पूर्ति के बीच में एक निश्चित संबंध का पता चलता है कि एक वस्तु की कीमत और उस वस्तु की पूर्ति के बीच में क्या संबंध है। यानी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर पूर्ति के अंदर एक निश्चित दिशा के अंदर ही परिवर्तन होगा, ऐसा हमें जो पूर्ति के नियम से पता चलता है। तो पहले आप पूर्ति के नियम का अर्थ जानते हैं। पूर्ति के नियम से अभिप्राय अन्य बातें समान रहने पर। ये जो अन्य बातें हैं ये जो है पूर्ति के नियम की मान्यताएं हैं, कि हम जो है कुछ अजम्पशन लेते हैं कि अगर ये अवस्था होगी तो ही जो है पूर्ति का नियम लागू होगा। तो अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत के कम होने पर पूर्ति कम होती है और किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है। तो इस प्रकार अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ गई तो उस वस्तु की सप्लाई में भी वृद्धि होगी और अगर एक वस्तु की कीमत कम हो गई तो उसकी सप्लाई में भी कमी होगी। यानी जब एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो विक्रेता जो है ज़्यादा वस्तुएं बेचने के लिए तैयार होता है और जब एक वस्तु की कीमत कम होती है तो विक्रेता जो उस वस्तु की मात्रा कम बेचने के लिए तैयार होता है। तो यही जो है पूर्ति का नियम है। इस प्रकार से पूर्ति का नियम जो होता है वो किसी वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति के बीच में धनात्मक संबंध बताता है। धनात्मक संबंध का मतलब है कि दोनों में एक ही दिशा में परिवर्तन होगा। अगर कीमत में वृद्धि हो रही है तो सप्लाई में भी वृद्धि होगी, समान दिशा है। अगर किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो पूर्ति में भी कमी होगी। इसमें भी दोनों दिशाओं में दोनों जो चर हैं उनके अंदर एक ही दिशा में परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार से पूर्ति का जो नियम होता है वो किसी वस्तु की कीमत और उस वस्तु की पूर्ति पर के बीच में धनात्मक संबंध के बारे में बताता है। अब अपन पूर्ति के नियम की मान्यताएं एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि उत्पादन के साधनों की कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि एक वस्तु की जो 10 रुपये कीमत है उस 10 रुपये कीमत के ऊपर 10 वस्तुओं की सप्लाई की जा रही है। अब अगर उत्पादन के जो साधन है वो सस्ते हो गए, उत्पादन के साधनों की कीमत जो है वो कम हो गई। कीमत कम होने की वजह से एक उत्पादक के लाभ बढ़ेंगे, क्योंकि उत्पादन के साधन जो वो एक प्रकार से लागत है। उत्पादन के साधनों की कीमत कम होने का मतलब लागत का कम होना है। तो लागत के कम होने की वजह से एक प्रोड्यूसर जो इसी कीमत के ऊपर जो वस्तुओं की सप्लाई बढ़ा सकता है। तो इसलिए पहली ये मान्यता ली गई कि उत्पादन के साधन हैं उनकी कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होता या नहीं होना
चाहिए। दूसरा जो है, उत्पादन के साधनों की पूर्ति में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए कि एक प्रोड्यूसर जो है वो एक वस्तु की जो कीमत दे रखी है 15 रुपए और उसके ऊपर जो है वो सप्लाई कर रहा है 50 वस्तुओं की। तो अगर उत्पादन के साधनों की पूर्ति कम हो गई, तो बेशक कीमत 15 रुपए ही हो, वो जो है सप्लाई उतनी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों की ज़रूरत है, सपोज़ कि श्रम है उसकी कमी हो गई। अब अगर लेबर की कमी हो गई तो प्रोड्यूसर जो वो प्रोडक्शन उतना नहीं कर पाएगा और पूर्ति जो वो कम होगी। इसलिए दूसरी असम्पशन ये ली गई है कि उत्पादन के साधन जो है उनकी पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तीसरी हमारी असम्पशन है कि उत्पादन की जो टेक्नोलॉजी है, उत्पादन की तकनीक है, उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन आने पर भी पूर्ति में परिवर्तन आ जाता है। आगे है, फर्म के उद्देश्य में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कि फर्म के जो 2 उद्देश्य हो सकते हैं। एक तो फर्म का उद्देश्य जो होता है वो बिक्री अधिकतम करना हो सकता है, दूसरा फर्म का उद्देश्य जो लाभ अधिकतम करना हो सकता है। तो जब हमने पूर्ति के नियम का अध्ययन करना शुरू किया, उस अवस्था के अंदर अगर फर्म का उद्देश्य बिक्री अधिकतम करना है, तो उसके बाद लाभ अधिकतम उसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अगर एक बार फर्म ने डिसाइड कर लिया कि उसका उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है, तो उसके बाद में फर्म का उद्देश्य जो पूर्ति बिक्री को अधिकतम करना नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से एक उद्देश्य जो सेट कर लिया जाता है, वही उद्देश्य जो आगे कंटिन्यू होना चाहिए। आगे, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संबंधित वस्तुएं हमें पता है 2 प्रकार की होती है, एक तो पूरक वस्तु, दूसरी जो होती है स्थानापन्न वस्तु। तो स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तु की कीमत में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इनकी कीमतों में परिवर्तन आने पर भी पूर्ति में परिवर्तन आ जाता है। नेक्स्ट है, वस्तु की कीमत के अंदर भविष्य में कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। यानी अगर ये प्रोड्यूसर है, अगर उसको ये लगता है कि प्राइस आने वाले समय के अंदर बढ़ेगा, तो प्रेजेंट के अंदर वो सप्लाई को कम कर देगा उसी कीमत के ऊपर। और अगर प्रोड्यूसर को ये लगता है कि आने वाले समय के अंदर कीमत कम होने वाली है, तो ऐसे में क्या करेगा, वो जो है सप्लाई को आज ही बढ़ा देगा, क्योंकि वो ये चाहेगा कि भी प्रेजेंट के अंदर जो कीमत है वो ज़्यादा है भविष्य की कीमत से, इसलिए वो सप्लाई ज़्यादा करेगा। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं होना चाहिए कि भविष्य के अंदर जो वस्तु की कीमतें हैं उनमें परिवर्तन की कोई संभावना हो। सरकार की कर और आर्थिक सहायता से संबंधित नीति में परिवर्तन नहीं आना चाहिए, कि सरकार को ना तो करों में कमी करनी चाहिए और ना ही सरकार को करों में वृद्धि करनी चाहिए। यानी ऐसा अगर करों में परिवर्तन होता है तो फिर पूर्ति का नियम लागू नहीं होता। आर्थिक सहायता के में भी सरकार की जो पॉलिसी है, कि जितनी सरकार आर्थिक सहायता दे रही है ना तो उसमें कमी होनी चाहिए और ना उसमें वृद्धि होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ही जो है पूर्ति का नियम लागू होता है, अदरवाइज पूर्ति का नियम लागू नहीं होता। और फर्मों की संख्या है उसमें भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर फर्मों की संख्या में परिवर्तन होता है तो भी पूर्ति जो प्रभावित हो जाती है बिना कीमत के परिवर्तित हुए ही। अगर फर्मों की संख्या बढ़ जाएगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी, अगर फर्मों की संख्या कम हो जाती है तो पूर्ति में भी कमी होती है। तो इस प्रकार से हम जो है एक वस्तु की जो सप्लाई है उसको प्रभावित करने वाले जो चर होते हैं उसको एक तो कीमत चर और दूसरा जो है गैर कीमत चर बोलते हैं। तो ये जो मान्यताएं ये सारी की सारी गैर कीमत चर है। तो हम केवल पूर्ति के नियम के अंदर कीमत और पूर्ति के बीच में संबंध देखना चाहते हैं। तो ऐसे में हम पूर्ति को प्रभावित करने वाले जो गैर कीमत चर है उन सभी चरों को आप जो है स्थिर मान लेते हैं और यही जो है पूर्ति के नियम की मान्यताएं हैं। आगे, पूर्ति के नियम की व्याख्या तालिका के द्वारा भी हम कर सकते हैं। इसमें हमने जो है वस्तु की कीमत ली है, सपोज कि हमारे पास में एक्स वस्तु है, एक्स वस्तु की कीमत 5 रुपये और दूसरी तरफ हमने जो एक्स वस्तु की पूर्ति ली है। 5 रुपये कीमत पर 10 वस्तुओं की पूर्ति की जाती है और जब कीमत बढ़ कर के 10 रुपये हो जाती है तो पूर्ति के अंदर भी वृद्धि होती है और पूर्ति 12 वस्तुओं की हो जाती है। कीमत जब बढ़ कर के 15 वस्तुओं की होती है तो सप्लाई भी बढ़ कर के 15 वस्तुओं की हो जाती है और जब कीमत में वृद्धि होने पर कीमत जो है वो 20 रुपये हो जाती है, तो एक्स वस्तु की पूर्ति है वो भी बढ़ कर के 20 वस्तुओं की हो जाती है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि किसी भी वस्तु की कीमत में जो वृद्धि होने पर उसकी पूर्ति में भी वृद्धि होती है और अगर कीमत कम होती है तो उसकी पूर्ति में भी कमी होती है। जैसे मान लीजिए कीमत पहले 10 रुपये है तो 12 वस्तुओं की सप्लाई और कीमत कम होकर के 5 रुपये हो जाती है तो वस्तुओं की सप्लाई भी कम होकर के 10 वस्तुओं की रह जाती है। तो इस प्रकार
पूर्ति के नियम जो है वो इस टेबल के द्वारा भी दिखाया जा सकता है। अब आगे पूर्ति के नियम की रेखा चित्र के द्वारा व्याख्या। सबसे पहले हमारे पास में ये ओ एक्स अक्ष है। ओ एक्स अक्ष के ऊपर हमने जो है क्वांटिटी ली है और ओ वाई के ऊपर हमने प्राइस लिया है। प्रारंभ के अंदर जब कीमत ओपी है तो ओपी कीमत के ऊपर जो है ओ क्यू वस्तुओं की पूर्ति की जा रही है। तो इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं। इसके बाद जब कीमत बढ़ करके ओ पी वन हो जाती है तो ऐसे में पूर्ति भी बढ़ करके ओ क्यू वन हो जाती है। तो इन दोनों बिंदुओं को भी अपन मिला देते हैं और जब इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाते हैं उसके बाद में हम इन दोनों जो ये अपने पास में कॉर्नर आए हैं इन कॉर्नर को मिलाते हुए अगर अपन एक रेखा बनाते हैं तो वो रेखा जो हमारी पूर्ति वक्र कहलाएगी। तो इस रेखा चित्र के अंदर हमारे पास में ये जो एस एस है ये सप्लाई कर्व है जो ये दिखा रहा है कि अगर कीमत बढ़ती है तो कीमत के बढ़ने से पूर्ति भी बढ़ेगी। और मान लीजिए हम प्रारंभिक कीमत ओपी वन लेते हैं तो अगर कीमत कम होती है तो कीमत कम होने की वजह से पूर्ति में भी कमी होती है। तो इस प्रकार सप्लाई कर्व जो होता है वो धनात्मक होता है और धनात्मक जो ये सप्लाई कर्व का ढाल है इसका कारण जो पूर्ति का नियम है। पूर्ति का नियम जो ये कहता है कि भी अगर किसी वस्तु की जो है वो प्राइस बढ़ेगी तो उसकी वजह से सप्लाई भी बढ़ेगी और अगर किसी वस्तु की कीमत कम होगी तो उसकी वजह से पूर्ति में भी कमी होगी। इस प्रकार हम रेखा चित्र के द्वारा भी पूर्ति के नियम की व्याख्या कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम पूर्ति के नियम के अपवाद। तो पहले तो पूर्ति के नियम के अपवाद का हम अर्थ जानते हैं। पूर्ति के नियम के अपवाद से अभिप्राय उस अवस्था से है जिसमें किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर भी पूर्ति नहीं बढ़ती। पूर्ति का नियम क्या कहता है कि अगर कीमत बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये पूर्ति के नियम का अपवाद है। दूसरा, कीमत के कम होने पर भी पूर्ति में कमी नहीं होती। दूसरा, पूर्ति का नियम क्या कहता है कि अगर किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी वजह से उस वस्तु की पूर्ति उसमें भी कमी होगी। लेकिन अगर ऐसा होता है कि भी कीमत तो कम हो गई लेकिन अगर उस वस्तु की पूर्ति कम नहीं होती है तो वो भी जो है पूर्ति के नियम का अपवाद है। तो अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी अवस्था के अंदर जो है ये नियम लागू नहीं होता या पूर्ति के नियम के अपवाद हमें दिखाई देते हैं। पहला, जिन वस्तुओं के उत्पादन में प्रकृति का अधिक योगदान होता है उन पर यह नियम उतनी दृढ़ता से लागू नहीं होता। जैसे कृषि का उत्पादन, अब मान लीजिए कि भी आज जो है वो गेहूं की बुआई कर रखी है और आज अगर गेहूं की जो कीमत बढ़ करके 5,000 रुपये क्विंटल हो जाती है तो भी किसान चाह करके भी सप्लाई को नहीं बढ़ा पाएगा क्योंकि इसके अंदर जो नेचर का रोल ज़्यादा है और ये जो पूर्ति है ये अपने आप एक निश्चित समय के बाद में प्रोडक्शन जो होगा तो ही बढ़ेगी। उत्पादक की इच्छा के अनुसार पूर्ति नहीं बढ़ सकती। इसी प्रकार से कई बार जो होता है वो बाढ़, भूकंप या सूखा आदि की वजह से जो प्रोडक्शन नष्ट हो जाता है एग्रीकल्चर का, उसकी वजह से भी जो है पूर्ति वो है कीमत बढ़ने पर भी नहीं बढ़ पाती। तो इस प्रकार से कृषि क्षेत्र के अंदर जो उत्पादन क्रियाएं हैं वहाँ पर जो है पूर्ति का नियम उतनी दृढ़ता से लागू नहीं होता। दूसरा, एक बार अगर हमने गेहूं की बुआई कर दी उसके बाद में अगर गेहूं की कीमत कम हो जाती है तो भी गेहूं के प्रोडक्शन को कम नहीं किया जा सकता। इसका मतलब पूर्ति को जो है कीमत के अनुसार कम करना मुश्किल है। दूसरा है सामाजिक प्रतिष्ठा की वस्तुएं। सामाजिक प्रतिष्ठा की वस्तुएं जैसे सोना है, चांदी है या हीरे जवाहरात है या अन्य महंगी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं के ऊपर भी पूर्ति का नियम लागू नहीं होता क्योंकि सामाजिक प्रतिष्ठा की वस्तुएं तभी तक सामाजिक प्रतिष्ठा की वस्तुएं जब तक उनकी मात्रा कम है। अगर उनकी मात्रा भी उनकी पूर्ति भी अगर बहुत अधिक हो जाती है तो वो सामाजिक प्रतिष्ठा की वस्तुएं नहीं रहेंगी क्योंकि उनकी सप्लाई अधिक होने पर वो वस्तुएं जो है प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच में होगी, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच जाएगी तो वो जो सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक नहीं रहेगी। तो सामाजिक प्रतिष्ठा की जो वस्तुएं होती है उन वस्तुओं की अवस्था में कीमत के बढ़ने पर भी उनकी ज़्यादा मात्रा में पूर्ति नहीं की जाती। जो सप्लायर है वो उनकी एक सीमित मात्रा में पूर्ति करते हैं, इसलिए सामाजिक प्रतिष्ठा की वस्तुओं पर भी पूर्ति का नियम लागू नहीं होता। नेक्स्ट है कुछ वस्तुएं नाशवान होती है यानी बस शीघ्र नष्ट हो जाती है। जैसे फल है, सब्जियां है, दूध है, ये चीज़ें हैं तो उनकी कीमत कम होने पर भी उनकी पूर्ति अधिक की जा सकती है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति जो वो सेब बेच रहा है
दिन में सेब की कीमत जब 50 रुपए किलो थी, तो वो जो है 10 किलो सेब बेचने के लिए तैयार था। लेकिन शाम को जब उसको ये लगा कि भी उसके सारे सेब नहीं बिक रहे हैं, तो हो सकता है कि वो 30 किलो से कीमत 30 रुपए कीमत के ऊपर भी जो है 50 किलो उसके पास जो सेब पड़े उसकी बिक्री करने के लिए तैयार हो जाए। तो इस प्रकार से नाशवान वस्तुएँ जो होती है वो क्योंकि शीघ्र नष्ट हो जाती है, इसलिए जो विक्रेता होता है उसका ये प्रयास होता है कि जो भी कीमत उसको मिल रही है, उस कीमत के ऊपर वो जो है लास्ट के अंदर सारी की सारी वस्तुएँ बेचने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से नाशवान वस्तुओं की अवस्था के अंदर भी पूर्ति का नियम जो है वो लागू नहीं होता। इसी के साथ अपना ये आज का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।